एक दो बार मैंने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए। एक बार वो कहीं विदेश यात्रा से आए थे और पालम में ढोलक उलक बजा के पूरा स्वागत चल रहा था कि किस तरह से एक आदमी को इतना मत एक्सपोज कर दो यार, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको इन ट्रिवियल चीज़ों में मत फंसाओ। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि मुझे पीड़ा होती है ऐसे लोगों से जो मोदी की चाटुकारिता करने वाले और मोदी गरियाने वाले। पूछा गया कि सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, तो 52% पे है मोदी। नंबर 2 पे राहुल गांधी, चूँकि जिस व्यक्ति में अपना बुद्धि विवेक नहीं है, जो आपको 4 बार बात करने से पता चल जाएगा। राहुल गांधी के मतलब कोई प्राइमरी करवाया जाता कि यह आदमी प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर होने वाले लिस्ट में आ सकता है कि नहीं, तो वो हार जाता। अर्णब गोस्वामी ने पूरी पत्रकारिता की माँ बहन कर दी। सुशांत वाले केस में जो नंगई की है इन लोगों ने, और वो आपको बाकी हर मीडिया में अब दिखने लगे। रवीश जैसे लोगों ने वैचारिक जो पतन हुआ है पत्रकारिता में, हमारे जैसे लोग उसको आइडोलाइज करते थे। साला बफर कर कर के हमने देखे हैं उसके वीडियो। वही अर्णब था जो एक प्रिंस के कुएं में गिरने की स्टोरी को नेशनल स्टोरी बनाता है। अरे द्रौपदी मर चुकी है, द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से तुम कैसे लिख सकते हो महाभारत? या सीता के पर्सपेक्टिव से राम? तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सी और ता का जो है उच्चारण कर सको ढंग से। मैंने सीरियल देखा जिसमें अंधे का पुत्र अंधा डाला हुआ है, जो कि है ही नहीं महाभारत में कहीं। भगवान शिव तक को उन्होंने लिखा है कि ये जंगल में रहने वाले लोगों के देवता टाइप के थे। वो ट्वीट मिलेंगे 1-2 जिसमें मैंने कुरान को समझने का दावा किया है कि कुरान में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी है, पढ़ा कभी नहीं। नमस्कार, प्राच्यम के द चेंज मेकर शो में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। और आज एक आपके सामने बहुत ही एक विशिष्ट विभूति को हम लेके आ रहे हैं, जो पत्रकार हैं और ऐसे पत्रकार हैं जो पत्रकारिता के धर्म को बहुत ही निष्ठा से और बहुत सत्यता से निभाते हैं, जिन्हें कोई डरा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता, कोई झुका नहीं सकता है। और अपनी निडरता के लिए, अपनी बेबाकी के लिए वो प्रसिद्ध हैं। बात अपनी करते हैं, लेकिन उनके शब्द के जो बाण हैं वो कभी कभी इतने तीक्ष्ण होते हैं कि कुछ लोग उससे तिलमिला भी जाते हैं। आज हम स्वागत कर रहे हैं चेंज मेकर्स शो में एक ऐसी ही विशिष्ट विभूति का, जिनका नाम है श्री अजीत भारती। अजीत जी, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार सर। तो आपका धन्यवाद पहले हम करेंगे कि आपने अपने स्टूडियो में ये अवसर हमें दिया कि हम आपके पॉडकास्ट को आपके स्टूडियो में करें, जहां आप औरों का पॉडकास्ट करते हैं। हाँ। आज हम लोग आई एम पॉडकास्टिंग ए पॉडकास्टर। तो बहुत स्वागत है। और आज हम बहुत सी चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम अपने दर्शकों से निवेदन करेंगे कि वो प्राच्यम.com पे जाके प्राच्यम OTT, जो विश्व का पहला भारतीय सनातनी OTT प्लेटफॉर्म है, उसको सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के साथ अपने ग्रुप्स में इसको डेफिनेटली शेयर करें। इस OTT पे आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान विज्ञान दर्शन, ऋषि परंपरा, हमारी जो इतना समृद्ध इतिहास है, जो हमारी परंपराएं हैं, उसके ऊपर 400 से अधिक फिल्में मिलेंगी, जिसमें बच्चों के लिए प्राच्यम किड्स है और संगीत प्रेमियों के लिए प्राच्यम नाद है। तो आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करें। हम अब आगे बढ़ेंगे। जी। सबसे पहले हम तो वो पक्ष जानना चाहेंगे आपके विषय में, क्योंकि आप तो दूसरों के विषय में बहुत कुछ जान जाते हैं, हमसे पूछते रहते हैं, लेकिन आपके विषय में थोड़े से अपने प्रारंभिक जीवन के विषय में, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, कैसे शुरू हुआ, कहाँ जन्म हुआ, कहाँ शिक्षा हुई, थोड़ा सा उसके विषय में बताइए। मेरा जन्म बेगूसराय के एक गांव में हुआ और बहुत ही छोटा सा गांव है, बहुत अधिक पॉपुलेशन उस तरह से नहीं है, और वहाँ मूलतः लोअर इनकम ग्रुप के किसानों का एक तरह से आप कह सकते हैं कि मेनली गांव है। और जोत जो है बहुत कम है, 1 बीघा 2 बीघा टाइप की जोत है। तो एजुकेशन जो है वो भी आरंभ तब हुआ जब गांव में स्थिति जो है दिखी कि एजुकेशन, हम लालू एरा की बात कर रहे हैं, तो उस समय जो है बहुत ही बेकार स्थिति थी। अपहरण,
गुंडागर्दी, रंगबाजी, ये सब चरम पे अपने था। तो कोई भी माता पिता नहीं चाहते थे कि उनके बच्चे उसी जगह पे रहें जहाँ पे वो हैं, सुरक्षा की दृष्टि से। फिर जो है हम हॉस्टलों में जाने लगे, मतलब गांव से ही 7-8 किलोमीटर दूर बेगूसराय शहर में वहाँ पे जो हॉस्टल्स हैं तो वहाँ पे रहने लगे। और फिर वहाँ से फिर सैनिक स्कूल का एंट्रेंस एग्ज़ाम होता था, वहाँ गए तो सैनिक स्कूल तिलैया में सिलेक्शन होता है। वहाँ 7 वर्ष 6ठी से लेकर 12वीं तक की शिक्षा वहीं पे हुई। और जो जिस निर्भीकता की आप बात कर रहे हैं तो उसका फाउंडेशन मुझे लगता है स्कूली जीवन में ही, वो सैनिक स्कूल में, क्योंकि हमारे प्रिंसिपल कर्नल होते थे, हेडमास्टर मेजर रैंक के होते थे, रजिस्ट्रार कैप्टन रैंक का होता था। और शिक्षक जो है भारत के लगभग हर राज्य के शिक्षक वहाँ पे थे। सेंट्रल स्कूल था तो वहाँ पे कोई कन्नड़ है, कोई तेलुगु है, कोई तमिल है, बिहार के अधिक हैं, थोड़े से हो गए, परंतु उससे भी हमें एक भारत को लेकर के जो आपका वृत्त जो है वो वृहद होता है कि अलग अलग भाषाएं हैं। और स्कूल की सबसे अच्छी एक बात थी कि जो कास्टिज्म हम बिहार में अपने आसपास देखते थे वो हमें अपने स्कूल में एक कंप्लीटली एब्सेंट दिखा, क्योंकि हमारा मेस है, 1500 बच्चे एक साथ खा रहे हैं वहाँ पे। हमें नहीं पता कि बगल वाला किस जाति का है, ना ही किसी ने हमें इसके लिए उकसाया ये पूछने के लिए। जब आपकी अपब्रिंगिंग इस तरह से होती है, प्लस जो बात कर रहे हो उस पर डटे रहो, झूठ ही बोल दिया तो डटे रहा। सीनियर से मार खा रहे हैं लेकिन बताना नहीं है, एक बार जो स्वीकार किया वो उसको लेकर के चलो। तो वो थोड़ा सा मतलब एक डिसिप्लिन लाइफस्टाइल, 9 किलोमीटर की दौड़ जो होती थी, फिजिकल ट्रेनिंग जो है वो अलग, फिर आप स्कूल टीम में होते तो जीवन में अलग तरह के अनुशासन आते हैं। आप स्पोर्ट्स से जुड़ते हैं तो उसका एक अलग अनुशासन होता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, डिबेट है, डिक्लेमेशन है, लिखने का, ये सब कुछ जो बीज मेरे मतलब 5वीं तक गांव शहर में रहा था, वहाँ पे जाके आपके एक एक स्किल को बहुत ही अच्छे से इन्हांस किया गया। कुछ सीनियर्स आपको ग्रूम करते हैं आप में जो भी क्वालिटी हैं। यदि आप अच्छे डिबेटर हैं तो आपको हाउस बटे हुए हैं, 12 हाउसेज हैं, तो उसका हाउस का सीनियर जो आपको पुश करेगा। बढ़िया एक्टिंग कर सकते हो तो उसका अलग है, कैलीग्राफी आती है तो उसका अलग है, सबके क्लब्स बने हुए हैं और वो होता है। तो वहाँ से और फिर हम आए थे तो इंजीनियरिंग करने के लिए दिल्ली, लेकिन किसी ने मुझे थोड़ा सा दिमाग दिया कि भाई इंजीनियरिंग तुमसे होगी नहीं, जर्नलिज्म कर लो, लिटरेचर तुम्हारा अच्छा है, उधर इंटरेस्ट है। तो फिर हमने किरोड़ीमल कॉलेज DU से इंग्लिश में ग्रेजुएशन किया, वहाँ बहुत अच्छा स्टूडेंट रहा, मैं टॉपर था। और फिर हमने 1 साल का गैप लिया फाइनेंसेस को संभालने के लिए, कि मैंने पिताजी से बोला था ग्रेजुएशन तक पैसे लूंगा, उसके बाद अपने स्टडीज़ को फाइनेंस करने के लिए आगे। फिर मैंने अर्न्स्ट एंड यंग फाउंडेशन जो है यहाँ पे किसी एक कंपनी को, भारत के बच्चों को उस वक्त CD पे पूरा का पूरा सिलेबस ट्रांसफ़र किया जा रहा था, मतलब कार्टून के माध्यम से मैथ सिखाओ। वो एक पेडागोगी उस तरह की आई थी कि हम बच्चों को एनिमेशन के माध्यम से अधिक अट्रैक्ट कर सकते हैं, तो स्कूल में वो जाता था। तो वहाँ मेरा एनिमेशन से, फिल्म मेकिंग से थोड़ा सा वो बना। तो 1-1.5 साल में मैंने लगभग 400 फिल्में लिखी होंगी और डायरेक्ट की होंगी, या उसका पूरा देखा होगा कि पूरा प्रोसेस कैसे है, सही है, ऑन स्क्रीन टेक्स्ट क्या जा रहा है, ये कैरेक्टर सही से बन रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन की इतना ज्ञान हो जाए कि मैं एनिमेशन से, एडिटिंग जो होता है उस वक्त प्रीमियर पे ये सब पे होता था, फ्लैश में 2D एनिमेशन जो है वो बना करते थे, थोड़ा सा वहाँ पे मुझे ये एक्सपोजर मिलता है वहाँ पे। और फिर मैंने मास्टर्स जो है जर्नलिज्म में किया, वहाँ पे भी बहुत अच्छे से। अधिकतर तो विद्यार्थी जानते हैं आप टाइम पास करने के लिए आते हैं, 95% को होता है डिग्री लेके निकल जाना है किसी तरह, लेकिन मेरा इंटरेस्ट लिखने में बहुत अधिक रहा है बचपन से ही। और जब मैं मास्टर्स कर रहा था फिर जर्नलिज्म में, तो वहाँ पे पुनः एक तो पहले साल फाउंडेशन कोर्स होता है कि आपको सब चीज़ बताई जाएगी, फिर स्पेशलाइजेशन होती है। अब मैं रिपोर्टिंग वाले स्पेशलाइजेशन में था, लेकिन मेरी इच्छा थी कि जैसे फिल्म्स को लेके, वो भी हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, बैटलशिप पोटमकिन हो गया, आपको स्टॉकर हो गया, इस तरह की फिल्में देखना और फिर उस पर चर्चा करना, तो उसमें वो इंटरेस्ट रहा। और तो इस कारण से जब मैं किसी फिल्म मेकर से भी बात करता हूँ तो वो जो है वो हेल्प करता है, थोड़ा बहुत इंटरेस्ट जो है वहाँ से आता है। तो मैं जब भी इन सब चीज़ों पे बात करता हूँ तो मैं विद्यार्थियों से जो भी अभी पढ़ रहे होते हैं कि भाई हर स्किल सेट या हर अनुभव भविष्य में कहीं ना कहीं घूम करके आपको जो है हेल्प कर ही देता है। तो जर्नलिज्म के बाद फिर मैं मतलब जॉब करने लगा, टाइम्स ऑफ इंडिया स्पोर्ट्स
से आरंभ किया मैंने, फिर इकोनॉमिक टाइम्स में काम किया, फिर INS जो एक न्यूज एजेंसी है उसके लिए किया, चाइनीज़ कंपनी के लिए मैंने टिकटॉक का जो ऑनर है बाइट डांस उसके लिए काम किया। उन लोग का एक ऐप था, न्यूज बेस्ड ऐप था, जिसमें आपको कस्टमाइज्ड न्यूज़ जो एग्रीगेटर बोलते हैं, न्यूज़ एग्रीगेटर, उसमें एक ही जगह पे हर कंपनी की न्यूज़, हर न्यूज़पेपर की न्यूज़ मिलेगी, तो उसमें काम कर रहा था। फिर ऑप इंडिया हिंदी जो है स्टार्ट किया हमने, इंग्लिश था ही तो अप्रोच किया गया मुझे, फिर मैंने टीम बनाई ऑप इंडिया हिंदी, और फिर डू पॉलिटिक्स आया, डू पॉलिटिक्स के बाद फिर अब जो है अजीत भारती चैनल जो अब है। क्या बात है। तो जीवन की जो आधारशिला वो आपकी सैनिक स्कूल में रखी गई है कि व्यक्तित्व में आपके काम में दिखता है राष्ट्र प्रेम है ना, एक निडरता है ना, एक स्वच्छंदता है ना, एक वो ऐसे परिवेश मिलने से ही वो सब गुण आ सकते हैं आपके अंदर है। अच्छा, जब एक बार पीछे मुड़ के देखते हैं तो कौन वो लोग थे जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया, जिनका आपके ऊपर बहुत प्रभाव रहा और जिन्होंने आपको प्रेरणा दी जीवन में आगे बढ़ने की? एकदम आरंभ से कहूँ तो जैसे मुझे जहाँ तक याद है, मैं तीसरी कक्षा में भी स्वतंत्रता दिवस पे जो स्पीचेज बच्चे करते थे, तो वो भी लिखने के लिए मेरे चाचा जी शिक्षक हैं, राम नरेश सिंह, तो वो कहते थे खुद लिखना चाहिए हमें। मैं तीसरी कक्षा की बात कर रहा हूँ कि जो ही आता है लिखो और वो डिलीवर करो। तो लिखने का जो है तो वहाँ से प्रेरणा जो है वो आती है। फिर सैनिक स्कूल में जब हम जाते हैं तो जब छठी क्लास में है तो हम देखते हैं 11th और 12th के डिबेटर्स कैसे बोलते हैं। हालांकि अभी भी मैं बोलता हूं तो मेरा बिहारी टोन आपको दिखेगा, लेकिन उतना हैवी नहीं है जितना हो सकता था। हो सकता है कई बार मैं 100 को 100 भी बोल जाऊं, क्योंकि वो मदर टंग इन्फ्लुएंस, वो मैथिली जो है वो किक इन करेगा ही करेगा। फिर भी वो सारे नुएंसेस जो है हमारे शिक्षक बताया करते थे। एक जेड सईद करके थे, हमारे राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार उनको मिला हुआ था, वो थे। CM पांडे थे, एक SK अम्बाष्टा मैम थी, एक RC शर्मा सर हुआ करते थे। तो हिंदी को सुधारने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा कि क्या बोलना है। और हम लोग एकदम ग्रामीण परिवेश से उठाए हुए बच्चे थे, जिनको उच्चारण क्या होता है हम कुछ नहीं मालूम था, और वैसे नाक बह रहा है, कपड़ा कैसे पहनना है, बाल कैसे, शर्ट के सारे बटन एक लाइन में होना चाहिए आपके जिप के साथ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें आपको आपके सीनियर्स या शिक्षक जो है, एक सैमुअल कोशी सर थे केरल के, मार्वेलस ह्यूमन बीइंग, अब उनका जो है स्वर्गवास हो गया 1-2 साल पहले। उनका मेरे जीवन में बहुत बड़ा योगदान है। खाली एजुकेशन में केवल एकेडमिक्स जो है वो एस्पेक्ट नहीं है जीवन का, इस बात को बताना कि दूसरी चीज़ें भी करनी चाहिए, परंतु हाँ एकेडमिक्स कोर है, उसको भूलो भी मत। तो ये सारे वैसे नाम हैं। फिर जब मैं ग्रेजुएशन करने लगा तो वहाँ पे कुछ शिक्षक मिले, लेकिन उनकी एक पॉलिटिक्स इतनी अलग थी ना। पॉलिटिक्स जब आपको समझ में आने लगता है कि कॉलेज के लेवल पे कम्युनिस्ट क्या करना चाह रहा है, आपको इंग्लिश लिटरेचर पढ़ा रहा है, उसमें अपनी चीज़ें जो ढकेल रहा है, तो योगदान उनमें रहा। लेकिन मैं दुर्भाग्य से कॉलेज के समय में कोई इंग्लिश लिटरेचर में उस तरह के शिक्षक नहीं है जो पॉलिटिकली प्रभावित नहीं थे, उस कारण मैं नाम नहीं लूँगा। और ग्रेजुएशन में एक सर्वेश त्रिपाठी हैं, अभी भी हैं, IP यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं, बहुत बढ़िया शिक्षक, जो बाद में मैं भी असिस्टेंट प्रोफेसर बना कहीं पे, मतलब पढ़ाता था IP यूनिवर्सिटी में ही। तो मुझे जो देखा कि बच्चों को पढ़ाने के लिए जर्नलिज्म जैसे सब्जेक्ट में यू डोंट नीड बुक्स, आपको बुक्स नहीं, केस स्टडीज चाहिए, कैसे होता है क्या होता है। तो वो सर्वेश त्रिपाठी जो सर थे, उन्होंने इस बात को, रिपोर्टर थे वो, और बाद में एकेडमिक्स में आते हैं, तो उनका अनुभव जो है वो फिर बताता है कि स्टोरी क्या होती है, छोटी से छोटी स्टोरी या रिपोर्ट जो है उसको कैसे आप इन्हांस करके बड़ा बना सकते हो। स्लैंट क्या होता है, कैसे स्लैंट को पहचाना जाता है, हेडलाइन में क्या डालना, ये सारी चीज़ें जो डिटेल्स होती हैं वो सारा कुछ उनसे, और भी शिक्षक वहाँ पे हैं, तो वो सब वहाँ पर से आता है। पर वही है कि मुझे नहीं लगता है जर्नलिज्म कोई कोर्स वोर्स होना चाहिए, जर्नलिज्म कोई सब्जेक्ट है नहीं एज सच। सोशियोलॉजी की कुछ थ्योरी है, लिटरेचर का थोड़ा सा आ जाता है और उसको
बना दिया है, बट मोस्टली प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो आवश्यक है जर्नलिज्म के लिए। लेखन का शौक शुरू से था? एकदम आरंभ से। मैं मतलब कुछ लोग एग्जैजरेट करते हैं, जैसे आप फार्मूला 1 ड्राइवर पूछिएगा तो हमें आश्चर्य लगता है कि यार 5 साल में कोई कैसे, जब आप महान लोगों के जीवन को देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं भाई वो डेडिकेटेड था 5 साल से 7 साल के, उसके पिता उसको सिंगल माइंडेड होके कि उसे में पुश करना है। तो मैं ये एग्जैजरेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तीसरी मतलब मुझे ध्यान है अच्छे से कि मैं अपनी स्क्रिप्ट खुद लिखता था तब से आज तक। बहुत लोग को ये कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं जो बोलता हूँ कोई मुझे लिख के तो नहीं देता। कुछ लोग हैं जो हमारे साथ काम करते थे वो क्लेम भी करते हैं कि उन्होंने मुझे लिखना सिखाया है और वही मेरी स्क्रिप्ट भी लिखते थे, बट मैं अपनी स्क्रिप्ट जो है वो खुद ही लिखता हूँ और ये बचपन से ही है। और लिखना मैंने कभी छोड़ा नहीं, मेन बात यह है। ब्लॉग जब आया था, ब्लॉग स्पॉट और वर्डप्रेस के ब्लॉग आते थे, वेब 1.0 की बात कीजिएगा, फिर वेब 2.0 आता है। फेसबुक पे जब लंबे आर्टिकल्स लिखे जाते थे, एक दौर वो भी आया था 2010 से 15-16 तक, आप कहते हैं पिनेकल एक तरह था। फिर अब तो ट्विटर पे भी आर्टिकल होने लगे और जब हम वीडियो बनाते तो वो विजुअल आर्टिकल ही है एक तरह से। तो लिखना जो है मेरा कोर स्ट्रेंथ, लिखना और उसमें विश्लेषण और सटायर, ये दोनों मेरे मतलब कोर एरियाज। इसके साथ साथ सटायर के साथ साथ ये जो बड़े शब्द भेदी जो बाण आप चलाते हैं बड़े तीक्ष्ण होते हैं, कई बार जहर से बुझे भी रहते हैं, जिससे लोग तिलमिला जाते हैं, बड़ा कष्ट पहुंचता है। ये विधा कहाँ से सीखी आपने? वो सब वो धीरे धीरे मुझे लगता है ना कि वो एक्यूमुलेट होता जाता है। आप मतलब जैसे व्यंग ही लिख रहे हैं या कटाक्ष ही कर रहे हैं, क्या होता है ना, जितनी अधिक पीड़ा आपको पहुंचेगी तो व्यंग में आप उसी इंटेंसिटी के शब्द जो है वो डालते हैं। मैं जितना पीड़ित हूँ आज के सिस्टम से, मैं उस पर अटैक करना है और मुझे हंसते हुए करना है, तो मैं उतना ही डिप करूँगा अपने बाण को विष में। कई बार क्या होता है ना सर कि वामपंथ कितना नीच है वो हमें लेयर्स में पता चलता है और जब जब पता चलता है फिर आपको उसी तरह से टैकल करना होता है। कई बार मैं अपशब्दों का भी प्रयोग करता हूँ, मैं इससे मतलब झिझकता नहीं हूँ। मुझे लगता है करना चाहिए, मतलब जो कर सके उनको, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सबको करना चाहिए, बट उसमें मुझे कोई क्या अपराध बोध नहीं, गिल्ट नहीं है उसका। मुझे हो सकता है कि ऐसी शब्दावली के कारण मुझे कई जगहों पे आमंत्रित ना किया जाता हो कि अरे इसकी भाषा तो खराब है इस टाइप से करके, फिर भी वामपंथ जैसे कोढ़ को जिस भी तरह से मैं क्षति पहुंचा सकूं, मुझे गाली भी देना पड़ेगा, मैं दूंगा। क्योंकि मेरे लिए फिर मेरा पर्सनल की फलाना जी मेरे साथ पॉडकास्ट में नहीं बैठेंगे, मेरी भाषा खराब इस कारण से, वो बहुत क्षुद्र विषय हो जाता है वामपंथ जैसे राक्षस को मारने के लिए। मैं चाकू ही लेके लगा रहूंगा, मैं मारता रहूंगा उसको। तुम्हें लगे कि नहीं मैं हिंसक हो रहा हूं, ठीक है, मेरा लक्ष्य जो है बहुत विशाल है। बहुत सही कहा आपने, बहुत ही सही। अच्छा, लेखन के साथ साथ सभी मानते हैं और मैं भी जानता हूँ इस बात को कि आप अच्छे वक्ता भी हैं, तो ये कहाँ से गुण जो है ये भी स्कूल से ही है। स्कूल से मतलब वही 3री-4थी क्लास से कि मुझे ऐसे लोग जीवन में मिले जिन्होंने इस बात को देखा कि इसकी डिलीवरी, या मतलब क्या होता है ना, स्कूल में हर बच्चे को ही अवसर मिलता है, सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, शनिवार को होते थे। मैं ये वही फिर 2री-3री कक्षा की बात मैं कर रहा हूँ वहाँ पे कि आपका जब, मुझे कभी स्टेज फ्राइट हुआ ही नहीं, क्योंकि मैं 2री-3री कक्षा से 50 लोग 100 लोगों के सामने बोलता रहा हूँ। उस कारण से ये होता क्या है मेरे में कभी नहीं आया। और फिर सैनिक स्कूल गया, वहाँ पे तो हर दिन मॉर्निंग असेंबली होती है और उसमें मॉर्निंग असेंबली में 900 लोग जो है बैठे हुए हैं, 6ठी से लेकर 12वीं तक, और अंतिम रो में आपके सारे शिक्षक। लगभग आधे घंटे 40 मिनट का वो प्रोग्राम जो है हर दिन होता है। किसी को न्यूज़ पढ़ना है, हिंदी न्यूज़, इंग्लिश न्यूज़, हिंदी स्पीच, प्रिपेयर्ड स्पीच, एक्सटेम्पररी, अलग अलग तरह का है। तो वहाँ से वो जो है वक्ता में था, तो उसको स्टेज देना कि भाई इसको डिबेट में भेजो, इसको डिक्लेमेशन में भेजो, इस तरह से, तो वहाँ से वो आता है। और बोलने का भी फिर धीरे धीरे कोई सिखाएगा कि ये सारी चीज़ें इसको ऐसे प्रोनाउंस करो, या मुझे नहीं भी सिखा रहा है, दूसरे को सिखा रहा है, लेकिन मेरा इंटेंट है कि मुझ में वो एक गुण है, ये होना चाहिए पर्सनालिटी डेवलपमेंट का। और सैनिक स्कूल में, मैं स्कूल का इसलिए मैं बार बार नाम लेता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ मैं एक मौका नहीं छोड़ता अपने स्कूल को प्रमोट करने का, कि हमारे स्कूल में हमेशा से रहा है कि यार एकेडमिक्स 50% है, 50% इज़ योर पर्सनैलिटी, कि तुम अपने आप को प्रेजेंट कैसे करते हो, कहाँ पे। यू नीड टू बी
प्रेजेंटेबल इनफ, बोलते क्या हो, कैसे बोलते हो, ये सारा कुछ तुम में, और जितने स्किल्स तुम एक्वायर कर सको। मेरी हैंडराइटिंग बहुत अच्छी है, कैलीग्राफी मैं बहुत अच्छी करता हूँ, मैं ड्राइंग एक समय पेंसिल ड्राइंग, चारकोल ये बहुत अच्छी करता था। अब जो है वो सब धीरे धीरे छूट जाती हैं चीज़ें। फिल्म को लेकर, लिटरेचर को लेकर मेरा बहुत गहरा इंटरेस्ट भी है और जानकारी भी मैं रखता हूँ, वो भी है। बहुत सारी चीज़, मतलब जीवन में जब भी, जैसे जॉब्स भी मैंने जर्नलिज्म के जो किए वो अलग अलग तरह के, स्पोर्ट्स से आरंभ किया, बिजनेस जर्नलिज्म भी किया, उसके बाद मुझे एजेंसी कैसे काम करती है उसमें किया, मैगजीन कैसे बनता है पढ़ाया मैंने, जर्नलिज्म पोर्टल चलाया मैंने एज एन एडिटर, मोबाइल जर्नलिज्म मैंने किया है। मेरे से बस अब वीडियो कर रहा हूँ, मेरे से खाली रेडियो बचा हुआ है अब बाकी मैंने जो करना था। और सब में जब मुझे लगता था कि मैंने, मतलब एक होता है ना ग्रामर, यदि आपने क्रैक कर लिया, इफ़ यू नो 1 + 1 = 2 देन यू कैन डू ऑल द सम्स, तो वो जब मुझे लगता था कि इसमें यहाँ तक सीखने लायक है, हो गया, मैं अगले दिन रिज़ाइन करके निकल जाता था। कहीं 11 महीने जॉब की होगी, कहीं 1.5 साल, कहीं 2 साल, ऐसे ही करके। और कैसे मन में विचार आया कि अब अभी ये समय आ गया है कि अब स्वयं का एक अपना कुछ चैनल खोलें? उसका क्या कारण था, क्या मोटिवेशन था? एक तो क्या होता है ना, आप जब डॉटेड लाइंस पे साइन करते हो किसी के लिए, किसी कंपनी के लिए, तो दे एक्सपेक्ट यू टू यूज सर्टेन वर्ड्स और फिल्टर सर्टेन वर्ड्स। प्लस ये होता है कि आप ये भी जानते हैं कि आपकी एबिलिटी जितनी है उतना आपको पे नहीं किया जा रहा है, और ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है उससे अधिक अर्न कर रही हो। तो एक जो सत्यनिष्ठा का अभाव होता है ऑर्गेनाइजेशंस में, वो मुझे दिखा। प्लस मुझे लगा कि जितना पोटेंशियल है मेरे में, आई एम नॉट बीइंग पेड दैट मच, इवन व्हेन आई एम गिविंग देम मच मोर इन रिटर्न, ये। और फिर 1-2 बार मैंने ट्वीट किया नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करते हुए। एक बार वो कहीं विदेश यात्रा से आए थे और पालम में ढोलक उलक बजा के पूरा स्वागत चल रहा था, क्योंकि दिल्ली में शायद चुनाव होने वाला था, 2019 वाला होगा चुनाव, या 20 वाला। हाँ, मुझे ये लगा कि ये क्या साइकोफेंसी है यार, क्यों? नरेंद्र मोदी का ओवर यूज मैंने तभी देखा था, किस तरह से एक आदमी को इतना मत एक्सपोज कर दो यार, वो प्राइम मिनिस्टर है, उसको इन ट्रिवियल चीज़ों में मत फंसाओ। मैंने ऐसे ही करके कुछ लिख दिया था, और दिल्ली में इनकी पोजीशन बहुत ख़राब थी पॉलिटिकल, तो मैंने बोला कि यार तुम दिल्ली पे फोकस करो, चुनाव जीतने पे, ये क्या कर रहे हो? तो मुझे कहीं से फ़ोन आया मेरे ऑनर के थ्रू कि आप जो है ये डिलीट कर लीजिए। अब चूँकि वो ऑनर है और उसने बोला है, तो मुझे वो डिलीट करना पड़ा, क्योंकि वही संभवतः जो धर्म कहता है कि भाई आपको कोई जॉब दिए हुए है और उस कंपनी के ऊपर आपके ट्वीट का प्रभाव पड़ रहा है, यदि बोल रहा है मिटाने का, मिटा दीजिए। तो मैंने डिलीट कर दिया। एक बार और ऐसा ही हुआ किसी और प्रकरण में, फिर मुझे लगा कि यार ये ज़्यादा हो रहा है, मैं मतलब इतने ट्वीट तो मैं डिलीट नहीं कर पाऊंगा, मेरा मन होगा मैं करूँगा डिलीट, किसी कहने से मैं नहीं करूँगा। और फिर यही होता है ना कि आप हो सकता है एज बिजनेस ऑनर यू माइट बी कंफर्टेबल विथ सर्टेन आइडियोलॉजी, और आपको लगता हो कि यार इसके अगेंस्ट बोलेंगे तो मेरे बिजनेस पे प्रभाव पड़ेगा, जो कि एक बिजनेसमैन को सोचना चाहिए, उसका है। बट मैं वो नहीं सोच सकता। मुझे लगता है ये कचोटता था मुझे कि मैं क्यों नहीं बीजेपी को क्रिटिसाइज कर सकता हूँ, क्योंकि नोबडी इज़ परफेक्ट। तो वो फिर कि नहीं, मैं स्वतंत्र होके मेरे मन में जो आ रहा है मैं कहूँ, उसके लिए फिर मैंने बोला कि ये एक लीप मुझे लेना ही पड़ेगा। और फिर जो है मैंने अपना स्वतंत्र पत्रकारिता एक तरह से आरंभ कर दी। आपने मेन स्ट्रीम मीडिया को एक लंबे काल तक देखा है, जब से आपने प्रारंभ किया अपने जर्नलिस्टिक कैरियर को, और अब यहाँ तक जो पहुँचे हैं, एक इंडिपेंडेंट अपने चैनल को चला रहे हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या बदलाव नज़र आया इस पूरे कालखंड में? अभी मेन स्ट्रीम मीडिया जो है ना, बाइनरी में फंसी हुई है, 0 और 1 में। मोदी की चाटुकारिता करने वाले और मोदी गरियाने वाले, यही 2 गुण और अवगुण, जिसको जैसा दिखता है वो बन के रह गया। मिडिल ग्राउंड नहीं है। मिडिल ग्राउंड है भी तो कैसा है कि यू हैव अ सर्टेन चैनल लाइक आज तक या इंडिया टुडे, उसमें क्या करेंगे कि एंकरों का मिक्स ऐसा है कि वो चैनल एज ए होल आपको बाइनरी में नहीं दिखता है, परंतु हर एंकर का अपना बायस है, वो दिख जाता है। एक तो ये है, और दूसरा ये है कि अर्णब गोस्वामी ने पूरी पत्रकारिता की माँ बहन कर दी। मैं इस शब्द का प्रयोग केवल इसलिए कर रहा हूँ कि एक पत्रकार जब बिजनेस ऑनर बनता है तो उसके ऊपर ये दायित्व होता है कि मैं पत्रकारिता को सुधार सकता हूँ, क्योंकि एक बिजनेसमैन जब
ऑनर है, तो वो पत्रकारिता को संभवतः नहीं समझता होगा, वो बिजनेस को समझता है और पत्रकारिता को यूज करता है फॉर फर्दरिंग हिज और हर बिजनेस। अर्णब गोस्वामी एक ऐसा भुक्तभोगी पत्रकारिता की दुनिया का, और तुम्हारे हाथ में जब ये आया कि तुम खुद एक एम्पायर खड़ा कर सकते हो, तुमने क्या किया? तुमने छोटे छोटे अर्णब खड़े कर दिए। सुशांत वाले केस में जो नंगई की है इन लोगों ने, और वो आपको बाकी हर मीडिया में अब दिखने लगेगा। सबको लग गया कि यार यही चल। एंकर का काम क्या होता है? वो प्रेजेंटर्स है ना। एंकर होगा और एंकर कम विश्लेषक या एनालिस्ट होगा, इस तरह का होता है। उसको सड़क पे तुम क्यों दौड़ा रहे हो भाई? गाड़ी के पीछे दौड़ रहे हैं। और उनकी व्यवस्था यह है कि उनकी जॉब मार्केट इस तरह की है कि आपको यहाँ जॉब नहीं मिली, एक फ़ोन वो कर देगा, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी। तो अर्णवों ने, रवीशों ने, रवीश जैसे लोगों ने वैचारिक जो पतन हुआ है पत्रकारिता में, हमारे जैसे लोग उसको आइडोलाइज करते थे। साला बफर कर कर के हमने देखे हैं उसके वीडियो। मैं 2012-11 की बातें कर रहा हूँ। और उसके बाद हम देख रहे हैं, ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम मोदी को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते हो, मैं भी करता हूँ। पर तुम जब प्रदूषण में PM 2.5 जैसे शब्दों का प्रयोग करते हो, वो हमें पता है तुम क्यों कर रहे हैं। PM शब्द है उसमें इस कारण से। और फिर लगातार वो इंटेलेक्चुअल लेजिटिमेसी की राह जो वन वे होती है उस पर वो बढ़ गया। अब वो रिटर्न भी मारना चाह रहा है ना, उसको इतनी गाली पड़ती है अपने सपोर्टर से, वो कर नहीं पा रहा है, तो वो उसी राह पे वो चला जा रहा है। अंतहीन रास्ता है बर्बादी का। और ऐसे लोगों के कारण क्या होता है कि जो यंग बच्चे हैं उनको लग जाता है कि या तो अर्णब की राह सही है या रवीश की राह सही है, जबकि दोनों राहें गलत है। और यही बाइनरी है। हाँ, ये 0 और 1 है। बिल्कुल। मतलब कोई रवीश कुमार ये कैसे कह सकता है कि हम आर्थिक रूप से समृद्ध नहीं हुए पिछले 10 वर्षों में? ये सबको दिख रहा है भाई। हाईवेज बन रहे हैं, UPI एफिशिएंटली काम कर रहा है, गरीबों के खाते में बिना लीक के पैसे पहुंच रहे हैं, इतने लोगों को घर मिला है, टॉयलेट जैसे फंडामेंटल चीज़ से लेके चंद्रयान तक हमने जो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लैंड करवा दिया। तुमको ये सब कैसे नहीं दिख सकता है? और तुम कहाँ, तुम्हारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या जिससे तुम कंपेयर करके इसको नगण्य मान रहे हो? पिछले 10 वर्षों में जो विकास हुआ है वो उसके पहले के 60-65 वर्षों में नहीं हुआ है। Nobody can convince me otherwise। मैं सोते में तुम्हें डेटा दे दूंगा उसके अगेंस्ट। क्या वजह क्या है फिर इतना इनको क्यों नहीं दिखता है? क्या ये मोदी हेट्रेट का एक परिणाम है? अगर है तो क्यों है ऐसा? मुझे लगता है ये कॉम्प्रोमाइज्ड इंडिविजुअल्स और एंटिटीज हैं। बिल्कुल। कि दे आर बीइंग रन बाय समवन एल्स। चाहे उसको नाम आप डीप स्टेट दे दो, डीप स्टेट के एक्टर्स दे दो, या फिर वामपंथ की विचारधारा जो है, जो भारत जैसे राष्ट्र के विखंडन के लिए प्रयासरत है लंबे समय से, और अचानक से एक व्यक्ति आ जाता है, बोलता है कि नहीं करने देंगे, और उस व्यक्ति को लोगों का ओवरवेलमिंग सपोर्ट है। अभी कल ही आया मूड ऑफ द नेशन सर्वे करके, प्राइम मिनिस्टर की रेटिंग अभी भी 52% है। पूछा गया कि सबसे अच्छा प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट कौन, तो 52% पे है मोदी। नंबर 2 पे राहुल गांधी। चूंकि राहुल गांधी के मतलब कोई प्राइमरी करवाया जाता कि यह आदमी प्राइम मिनिस्टर के साथ कंपेयर होने वाले लिस्ट में आ सकता है कि नहीं, तो वो हार जाता। लेकिन चूंकि वो कांग्रेस का है तो उसका भी नाम उसमें डाला गया, वो 25% पे। जिस व्यक्ति में अपना बुद्धि विवेक नहीं है, जो आपको 4 बार बात करने से पता चल जाएगा, उसमें रवीश जैसा पढ़ा लिखा व्यक्ति आशा और भविष्य कैसे देख लेता है, जब तक वो मोटिवेटेड और कॉम्प्रोमाइज्ड नहीं। एब्सोल्युटली, बिल्कुल सही कहा। लेकिन अर्णब की जो बात आपने बताई, अर्णब के तो प्रशंसक बहुत तेरे हैं पूरे विश्व में। नहीं, अर्णब की प्रशंसा इस बात के लिए होनी चाहिए कि UPA 1 और 2 को बर्बाद करने वाला व्यक्ति वही है। उसकी जो रिपोर्टिंग, मैं क्यों बोल रहा हूं कि मुझे पीड़ा होती है ऐसे लोगों से जो पूरे भारतीय जर्नलिज्म की परिपाटी नहीं लिख सकते थे, दिशा तय कर सकते थे। उन्होंने क्या चुना कि चिल्लाना है, रोड पे भागना है। तो ये जब गलत राह आप पकड़ लेते हो ना, तो फिर वो डेप्थ आपका, मतलब वो डाइल्यूट कर लेते हो आप अपने ही ब्रांड को। वही अर्णब था जो एक प्रिंस के कुएं में गिरने की स्टोरी को नेशनल स्टोरी बनाता है कि नहीं ये भी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ कोलगेट और कॉमनवेल्थ और ये भी इम्पोर्टेंट है, उस तरह की चीज़। और उसी अर्णब का हम हरास होता देखते हैं। ठीक है, वन ऑफ द ऑड डेज वो बढ़िया डिबेट शो जो वो कर लेता होगा, लेकिन डिबेट शो में भी यार 40 मिनट का डिबेट है, उसमें 12
तुम्हारे पैनलिस्ट कैसे हो सकते हैं? 12 पैनलिस्ट का मतलब बीच में आप अपना इंट्रो भी दे रहे हो टॉपिक का, 5-7 मिनट तुम बोलते हो, 33 मिनट बचा, उसमें 12 लोग हैं, कितना मिनट कौन बोल पाएगा? ये सारा चीज की पूरा स्क्रीन को पासपोर्ट साइज फोटो से भर देना। सब लोग विश्लेषक हैं आज के डेट में, इन्फ्लुएंसर्स को विश्लेषक बनाकर, जिसका कुछ थोड़ा बहुत 10,000 50,000 जो है फॉलोअर्स हैं, दे हैव बिकम एक्सपर्ट्स ऑफ जियोपॉलिटिक्स। काहे दिखती अच्छी है, लिपस्टिक लगाती है, या हो सकता है बढ़िया बोलता हो, डेप्थ कुछ नहीं है। वो आदमी पिछले 5 साल में 10-12 बार जो है पता नहीं पाकिस्तान को तबाह कर चुका है, बलूचिस्तान में बम फिकवा चुका है, होता कुछ नहीं है, लेकिन वो एक्सपर्ट बना हुआ है और वो हर दिन टीवी पे आपको दिखता है। तो ये शैलोनेस कौन लाया है? इसको स्टेज कौन दे रहा है? प्लेटफॉर्म अर्णव दे रहा है। तो एज एन इंडिविजुअल ही माइट बी वन ऑफ द गुड गाइज, लेकिन तुम्हारे हाथ में जो वही पत्रकारिता का जो धर्म कहता है, उसको तुमने बर्बाद किया है, उसके लिए वही मतलब जिम्मेदार है। क्या रीज़न होता है कि ऐसे लोग जो है इस तरीके से करने लगते हैं, जिनके अंदर संभावनाएं थी? अर्णव बहुत बढ़िया और कर सकते थे। इसका पैरेलल मैं उससे दूंगा कि पहले हिंदी जो समाचार पत्र आते थे या अंग्रेजी के भी, उसमें आप एडिटर्स जो देखोगे, जो एडिटर इन चीफ होते थे, दे यूज टू बी एक्चुअली समबडी हु या तो उसका रिपोर्टिंग में बैकग्राउंड रहा हो या फिर लिटरेचर का व्यक्ति हो। तो लिटरेचर का व्यक्ति होगा तो पेज जो है उसकी कंपोजिशन में उसकी छाप दिखेगी, हेडलाइन कैसा जाएगा, उच्चारण की अशुद्धियाँ नहीं होनी चाहिए, ये सारा चीज़ दिखता है। और पहले एडिटर्स तय करते थे कि ये न्यूज का ये पूरा स्पेस है, इसमें इतने में ऐड लगा सकते। अब क्या है कि MBA गाइज हैव टेकन ओवर और वो तय करते हैं ये ऐड से हैं, अब इसमें तुम ऊपर में जर्नलिज्म कर लो जितना कर सकते हो। तो जब आप उस तरह की चीज़ करने लगते हो ना, तो वही आपको अर्णव के भी साथ दिखता है कि जब इसे लगा कि यार आई बॉल्स तो ये इंटरटेनमेंट में है, ये चिल्लाने में है, लोग देखते हैं, तो वो पूरा का पूरा मतलब जो पहले 1 और 2 ऑड शोज हुआ करते थे, अब पूरे चैनल को ही उसी में उसने कन्वर्ट कर दिया है कि खाली चिल्लाना है और भागना है और कुछ नहीं है, फिर भी आग लगा हुआ है, लपटें उठ रही हैं, क्रैकलिंग साउंड आ रहा है। वो थिएटर बना दिया पूरा, थिएटर ऑफ द एब्सर्ड इफ आई मे, ऐसा। अजीत, सोशल मीडिया ने जो एक परिदृश्य बदला भारतीय पत्रकारिता का, आप उसकी सोशल मीडिया की भूमिका को किस तरीके से देखते हैं? सोशल मीडिया ने इनस्टैब्लिश्ड वॉइसेस को चैलेंज किया है और उसने हमारे जैसे लोगों को, जो संभवतः यदि मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता रहता तो कितना भी मतलब प्रतिभा कितनी भी मुझ में हो, आई वुड हैव नेवर गॉटन वन स्पेस कि यहाँ पे तू लिख ले, यहाँ पे तू बोल ले अपने हिसाब से। ये हाँ, क्योंकि मैं जब इकोनॉमिक टाइम्स में भी था तो आई वॉज वन ऑफ द गाइज हु कुड राइट, और मेरा टेक्नोलॉजी को लेकर बहुत इंटरेस्ट है। उस वक्त टेक का एक सेक्शन था, उसमें मैं रिव्यू कर सकता था, लिख सकता था, बट मेरे एडिटर को लगता था कि नहीं, इसको नहीं दूंगा लिखने में। तो उसने कभी मुझे वो अपॉर्चुनिटी दी ही नहीं। देन आई फेल्ट डिसगस्टेड एंड आई लेफ्ट दैट ऑर्गेनाइजेशन। तो उसी तरह जब मतलब इस तरह के लोगों के पास संसाधन आए, जो मीडिया हाउसेस थे, बूम हुआ टेक्नोलॉजी के कारण, हर घर में आप पहुंच रहे हो फोन के माध्यम से, ढर्रा नहीं इन लोगों ने बदला, उसी तरह की चीजें जो है वो मतलब हो रही हैं। सोशल मीडिया ने उसको चैलेंज किया, क्योंकि सोशल मीडिया सिटीजन जर्नलिस्ट के लिए एक गजब का प्लेटफॉर्म बन गया और ऑथेंटिक न्यूज जो है यहां से जाने लगा, मेन स्ट्रीम अब सोशल मीडिया से पिक करने लगा। प्लस सोशल मीडिया के कारण वैसे लोग जो कोई और जॉब कर रहे थे परंतु अच्छे विचारक थे, अच्छे विश्लेषक थे, उन लोगों को भी एक स्पेस मिला कि ठीक है, मैं जॉब तो 9 to 5 कर रहा हूं, लेकिन अपने ड्राइंग रूम में बैठा हुआ हूं, मैंने एक रिंग लाइट ले ली, एक कैमरा लगाया, एंड आई कैन स्पीक फॉर से 10 minutes ऑन एनी टॉपिक जो मेरा इंटरेस्ट का एरिया है। ऐसे लोगों को लोग पसंद करने लगे। क्यों? क्योंकि हम एक परिष्कृत भाषा या शैली का नहीं कि मैं एकदम तन के बैठ गया और मेरी जो है दोस्तों आज हमने ये देखा, एक अलग तरह के स्टाइल ऑफ डिलीवरी में जो आपको यूनिफॉर्मिटी में दिखेगा एंकर्स में कि नहीं यार ये मेरी ही तरह बोलता है, फ्लॉड है थोड़ा, कोई बात नहीं, सेंसिबल बात कर रहा है। इस तरह के बहुत सारे लोग आए जो ट्विटर पे 2 मिनट का वीडियो, 5 मिनट का वीडियो, फिर फेसबुक पे लाइव आता है। फेसबुक लाइव 2016 में मेरे लिए वो बहुत बड़ा, एक तरह से आप कह सकते हो कि इट वाज अ बून फॉर मी।
वहाँ मैंने लाइव करना आरंभ किया था उस वक्त। और फिर छोटे छोटे वीडियो बिना एडिट किया हुआ सैटिरिकल वीडियो जो मैं पहले जो लिखा करता था उसको शूट करने लगा, डालने लगा, वो लोगों को जो है वो पसंद आने लगा। तो मेरे जैसे बहुत सारे क्रिएटर्स आए जो ऐसे ही मतलब कहीं ना कहीं बंद कमरों में या उनकी डायरियां जो है उसी में उनकी कृतियां कैद रह जाती। अब ऐसे लोग सोशल मीडिया पर लिखने लगे और उनकी मौलिकता के कारण, सोशल मीडिया के राइज का कारण मौलिकता है, सामूहिक मौलिकता लोगों की। फिर ये चैलेंज जो है वो मेन स्ट्रीम को होने लगा और यही कारण है कि आज मेन स्ट्रीम रिलाई करता है सोशल मीडिया पे। ट्विटर से वो न्यूज उठाते हैं, बिल्कुल, इंस्टाग्राम से पूरा एंटरटेनमेंट न्यूज वो उठाते हैं, और अधिकतर लोग अब सोशल मीडिया को प्राइमरी सोर्स मानते हैं। बिल्कुल, वहीं से वो जाकर कंफर्म करते हैं कि कहीं पे कुछ मिल जाए। बहुत सही। अंतिम वीडियो कहाँ से आ रहा है वो खोजते 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 ट्विटर से या यूट्यूब से उनको मिलता है। आपको हिंदुत्व की एक सशक्त आवाज माना जाता है। सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे कि हिंदुत्व को आप कैसे परिभाषित करते हैं? एक तो जो लोग नहीं जानते समझते हैं वो तो हिंदुत्व को राजनीतिक विचारधारा मान लेते हैं कि नहीं, हिंदू होना अलग चीज है, हिंदुत्व अलग है। उनको पता है नहीं कि हिंदुत्व वर्ड में त्व जो लगा हुआ हिंदू होना वही हिंदुत्व है। और इसको हिंदुत्व को यदि मैं अपने जीवन से डिफाइन करना चाहूँ या फिर मैं कैसे देखता हूँ इसको, तो मुझे लगता है कि हमारी जो बहुत सारे तो लाइफस्टाइल बोल करके निकल जाते हैं कि हिंदुत्व जो है एक जीवन शैली है। ठीक है, वो भी एक आप परिभाषा जो उस तरह से दे सकते हैं, परंतु इसकी विशालता जो है ना वो हमारे आपके और हमारी सामूहिक एग्जिस्टेंस से भी परे जाती है, वो उसके भी बियॉन्ड है। और हम जो लिख रहे हैं या बोल रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति का जो लगातार चली आ रही है उसका अंश आपको देखने सुनने को मिलेगा, क्योंकि उसी समाज ने हमें पाला है, आगे बढ़ाया है। और जब मैं अपने हिंदुत्व की बात करता हूँ मैं एग्जैक्टली क्या समझता हूँ इससे, तो एक तो धर्म, और धर्म केवल यह नहीं कि जो पूजा पाठ और वो पद, धर्म मतलब मेरा पत्रकार के रूप में क्या धर्म है, पिता के रूप में क्या धर्म है, पति के रूप में क्या धर्म है, मित्र के रूप में क्या धर्म है, ये धार्मिकता भी मैं लेकर के चल रहा हूँ। उसके बाद फिर जो एक समावेशी होने का एटीट्यूड जो आता है कि हम हर एक व्यक्ति को, जो मतलब हो सकता है कि हमारे आउटलुक के बाहर का हो या हमारी परिधि से बाहर का हो, उसको भी सुनने की क्षमता रखे और प्रतिकार भी करे। बहुत लोग हिंदुत्व को ये कर देते एक मीक और सबमिसिव टाइप का, उसमें वो कि हम जो है हमारे ऊपर कुछ भी आ जाए तो हमें अहिंसा और ये सब में जो हमें बांध दिया। नहीं, हिंदू होना वह भी नहीं है। हिंदू होना है कि भाई आप पहले से लो ना कि भाई हमारा नाम जो बचा हुआ है उसके लिए, हमारा जनेऊ जो बचा हुआ है उसके लिए मनो रक्त से सने जनेऊ जो है किसी ने कटवाए, गर्दन कटे हैं। तो ये सारी चीजें मतलब वो हमारे हिंदुत्व को जो है वो परिभाषित करते हैं। तो जीवन जीना उसका एक एस्पेक्ट है, हमारा शत्रु बोध, हमारा इतिहास बोध, और हम इन सारी चीजों को लेकर के जब हमारे हाथ में सत्ता है या हमें लगता है कि हमारे हाथ में सत्ता है, उसका हम प्रयोग कैसे करते हैं अपने हितों को साधने के लिए, और हमारे सभ्यतागत हित हैं क्या, लक्ष्य हैं क्या, उसके लिए जब हम प्रयासरत होते हैं, इन सारी चीज़ों में हमारा हिंदू होना जो होता है वही मेरे हिसाब से हिंदुत्व है। बहुत सुंदर। एक वही प्रश्न आपसे पूछना चाहूँगा कि जैसा आपने पहले कहा था कि कुछ ही काल पहले लोग अपने आप को हिंदू कहने में भी शर्माते थे, है ना, और हिंदू सिंबल्स है जैसे टीका है ना, तिलक है, और जैसे कलावा है, ये सब भी हिचकते थे पहनने में। आप ये बताइए कि क्या चेंज आया है, किस तरीके की एक नई जागृति आई है हिंदुओं के अंदर, क्या हुआ है, क्या गौरव उत्पन्न हुआ है, क्या चीज़ों में आप परिवर्तन देखते हैं और कितने वर्षों में हुआ और कैसे हुआ ये? तो मूलतः तो हम सब जानते हैं, और कोई भी इसको दूसरे तरह से बोलेगा तो मुझे लगता है वो डिनाइल में जी रहा है, कि नरेंद्र मोदी के आने के बाद से जो हमारा समाज के रूप में सामूहिक आत्मविश्वास जो है हिंदू होने को लेकर के, वो स्टार्ट होना मतलब राइज होना वो आरंभ हो जाता है उस समय पे। अब जब नरेंद्र मोदी आते हैं और हमें दिखता है कि सत्ता का व्यक्ति अपने हिंदुत्व को किस तरह से धारण कर रहा है, हो सकता है उसका पर्पस पूरा पॉलिटिकल हो, परंतु वो तो वो जानता है ना। हमें तो दिख रहा है प्रधानमंत्री यार त्रिपुंड लगा के त्रिशूल ले खड़ा हो जा रहा है।
तो हम में ये भाव आता है कि हम क्यों ना करें। और मैं बता रहा हूँ डीयू में जिस तरह से हमारी पूरी शिक्षा पद्धति रही है, जो मैं बता रहा था कि हमारे शिक्षक कितने कॉम्प्रोमाइज्ड होते थे कि सिंपल टेक्स्ट में, रामायण में अपना जो है वो इनपुट डाल देना कि इसको इसी तरह से पढ़ना चाहिए, जो अपना मेंटल करप्शन है, या माहौल ऐसे बन जाएगा कि महाभारत फ्रॉम द आईज ऑफ द्रौपदी। अरे द्रौपदी मर चुकी है, द्रौपदी के पर्सपेक्टिव से तुम कैसे लिख सकते हो महाभारत यार? तुम अपना पर्सपेक्टिव एक लेडी के थ्रू जो डालना चाह रहे। बहुत सही कहा आपने। या सीता के पर्सपेक्टिव से राम, तुम माता सीता को कैसे यार, तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम सी और ता का जो है उच्चारण कर सको ढंग से, और मतलब उसकी जो महत्ता है उसको बता सको, और तुम माता सीता और मतलब अपना करप्शन इन्होंने ऐसे ऐसे पात्रों के थ्रू जो है लेजिटिमाइज करने की चेष्टा की। ये सारी बर्बादियां जो हैं, और इन सब को हमने झेला है। और जो एब्सेंस था या जो झिझक थी ना, वो अनभिज्ञता के कारण थी। अनभिज्ञता मतलब मैं अपने धर्म को स्वयं ही नहीं जानता हूँ। मैंने संक्षिप्त महाभारत पढ़ा, मैंने संक्षिप्त रामायण पढ़ा स्कूल में, मुझे किसी ने नहीं कहा कि इतना बृहद है, इसको इसकी पूर्णता में जानना चाहिए। मैंने सीरियल देखा जिसमें अंधे का पुत्र अंधा डाला हुआ है, जो कि है ही नहीं महाभारत में कहीं पे, जो स्फटिक वाला जो माल है उसको लेकर के, या अन्य तरह के डायलॉग्स जो हैं, जो संवाद जो नाटकीयता में जोड़े गए हैं, जो नहीं है उसको मेन स्ट्रीम कर दिया गया। कर्ण के व्यक्तित्व को उभारा जा रहा है, और ऐसे में हम तो क्षुद्र मनुष्य हैं एक तरह से। कर्ण के व्यक्तित्व को उभारा रश्मि रथी में हमारे दिनकर जी ने, और उनका भी संस्कृति के 4 अध्याय आप पढ़ेंगे तो उस वक्त आर्यन इन्वेजन थ्योरी इतना प्रबल था कि उन्होंने आर्यन इन्वेजन थ्योरी को लेजिटिमाइज किया है। भगवान शिव तक को उन्होंने लिखा है कि ये जंगल में रहने वाले लोगों के देवता टाइप के थे, क्योंकि उनके ऊपर भी कम्युनिज्म का उस वक्त जो उपलब्ध ज्ञान के स्रोत थे उनको लगा कि यही सही है। और यही बात आपको मेरे या मेरे जनरेशन के लोगों में दिखेगा कि कॉलेज के टाइम में वी माइट कम अक्रॉस एज कम्युनिस्ट्स। अब मैं कम्युनिस्ट कभी था नहीं, लेकिन कुर्ता पहनता था तो उस वक्त के फोटो को देख करके, और रेबेलियस नेचर था तो कम्युनिस्ट मान लेते हैं लोग। अनभिज्ञता की बात मैंने इसलिए भी की कि मेरे 2012-13 के आपको ट्वीट मिलेंगे 1-2, जिसमें मैंने कुरान को समझने का दावा किया है कि कुरान में तो अच्छी अच्छी बातें लिखी है। पढ़ा कभी नहीं, लेकिन चूंकि मैं जिन लोगों के साथ था उन्होंने कहा कि तो बढ़िया चीज है, तो मैं, और इस तरह से करते हुए बहुत सारे लोग जो क्रॉस गले में पहन रहे हैं, ये सारा कुछ हम सब ने किया। और फिर हमने देखा कि नहीं यार, जब अनभिज्ञता, मैंने इसलिए बोला कि वो नॉलेज फिर आने लगा। वेब जब ओपन होता है ना, जब कृष्ण को गालियां दे रहे थे लोग और कोई बता रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, इसका अलग पर्सपेक्टिव है, राधा जी को लेकर के कुछ बोल दिया जाता है या शंभुक वध को लेकर, और फिर जब वेब पे लिखा जाने लगा कि ये सारा काउंटर जब आने लगा, तब इंटरेस्ट जगता है। फिर आप ढूंढते हो, फिर आप पढ़ते हो, उसके बाद आपको पता चलता है कि नहीं भाई ये भी कुछ चीज है। सत्य यह है, हम जो कूड़ा ढो रहे थे अपने, उसको वी नीड टू अनलर्न। तो ये सारा कुछ आपने मोदी जी की बात की है ना, कि किस तरीके से है ना एक आत्मगौरव उत्पन्न हुआ हिंदुओं के अंदर, है ना, उस तरीके से एक कॉन्फिडेंस आया। एक किस रूप में देखते हैं मोदी जी के इस कार्यकाल को 2014 से लेके अब तक है? क्या क्या और हुआ, क्या परिवर्तन आया, किस तरीके से चीज़ें अच्छी हुई और कहाँ कहाँ कमी रह गई? ये प्रश्न मैंने आपके लिए लिखा था, जो मैंने आपसे पूछा नहीं। इसमें मैं देखता हूँ कि इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ जो है, जो आपके आने वाले 50 वर्षों के लिए जो इंफ्रा चाहिए, उसमें बहुत तगड़ा काम हुआ है। फाइनेंशियल इंक्लूजन बहुत अच्छे से हुआ है, पॉवर्टी एलिवेशन बहुत अच्छे तरीके से हुआ है, और जो जो नैगिंग पॉइंट्स थे हमारे ह्यूमन रिसोर्स को लेकर के, कि भाई ठीक है हमारे पास यंग लोग हैं, लेकिन वो यदि पुअर है तो वो आपके एंटरप्रेन्योरशिप में या इस तरह की चीज़ों में कोई ढंग का योगदान नहीं देंगे। यदि मालनरिश्ड है आपका व्यक्ति और 35 साल में मर जा रहा है कोई, तो वो क्या करेगा काम यार? इन सब चीज़ों को लेकर के इस सरकार ने बहुत ही गजब का काम किया। परंतु जो सभ्यतागत विषय हैं, मंदिरों को मुक्त करने का, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट जैसी चीज़ें हैं, हमारे डेमोग्राफिक चैलेंजेस जो हैं, इन सब पे 10 वर्षों में बहुत कार्य हो सकता था, जो कि नहीं होता दिखता है। लैक ऑफ इंटेंट है, या इन्हें लगता है कि हम एक उचित अवसर पे इसका राजनीतिक लाभ ले सकेंगे, तो और उसमें एक
नेता के पर्सपेक्टिव से मुझे कोई समस्या नहीं दिखती कि भाई वो नेता है और वो देख रहा है कि भारत को सुधारने के लिए हमें कम से कम 30-40 साल चाहिए। एक राजनेता है तो उसके पर्सपेक्टिव से यदि हम देखें कि भाई नेता है वो 30-40 साल का देख रहा है कि हमें देश को यहाँ से वहाँ ले जाने के लिए हमें बने रहना है, उसके लिए यदि मैं इंस्टॉलमेंट्स में हिंदुओं का काम करूं, उससे वोट मिलेंगे तो उसको वो करना चाहिए। मैं इसके लिए भी मतलब मैं उनका भी पर्सपेक्टिव देखना चाहता हूं, परंतु एक हिंदू क्या है कि इन सब विषयों के कारण अभी भी मार खा रहा है। उसके मंदिरों को अभी भी शौचालयों में परिवर्तित किया जा रहा है। हमें जहां दिख रहा है स्पष्ट रूप से कि ये भोजशाला जो है क्या है और उसको तुम मस्जिद बोल रहे हो, चाहे काशी है, मथुरा है, ये सब, तो वह देख करके पीड़ा होती है कि इसमें गवर्नमेंट बहुत कुछ कर सकती थी और उसने कुछ भी नहीं किया। आपने कई बार बड़ी कड़ी निंदा भी की है, तो वो कौन से ऐसे बिंदु लगे जिसमें आपको लगा कि नहीं आपको अपनी बात बेबाकी से रखनी चाहिए? मैं नॉर्मली तो अपनी बात बेबाकी से रख ही देता हूँ। कई बार क्या होता है कि जब हम बहुत अधिक क्षुब्ध हो जाते हैं किसी चीज़ को लेकर, हमें दिखता है कि आउटराइटली ये गलत है, फिर लगता है कि यदि हम इस पे उस इंटेंसिटी से लिखेंगे जिससे वामपंथी इस पूरे विषय को हाईजैक कर लेंगे, वहाँ पे फिर अपने आप को रोकना पड़ता है। ऐसे कई अवसर आते हैं और आप बहुत अधिक फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं। मैं फिर भी अपने ऊपर जो नकारात्मक उसका प्रभाव हो सकता है उसको रियलाइज करते हुए भी लिखता हूँ। जैसे अभी BCCI वाला है, भारत पाकिस्तान के साथ मैच खेल कैसे सकता है? उस समय जब प्रधानमंत्री रोज खून पानी नहीं मिल सकते इस तरह की डायलॉगबाजी करता हुआ घूम रहा है। ऑपरेशन सिंदूर तुम कह रहे पॉज पे है, तुम कैसे खेल सकते हो यार? 2 कौड़ी का लॉजिक दे रहे हो कि मल्टीलेटरल सीरीज है। ये कौन सी बात हुई मल्टीलेटरल सीरीज है? पहले पाकिस्तान ने भी नकारा है एशिया कप में खेलने से, भारत पहले भी रिफ्यूज कर चुका है एक बार एशिया कप खेलने से, तो ऐसा कुछ नहीं। तो वही है कि पैसा धन लोलुपता के कारण जो है कुछ एंटिटीज गवर्नमेंट की भी छवि जो है वो बर्बाद कर रहे हैं। उसी तरह अभी आया था दिल्ली में 10 वर्ष डीजल और 15 वर्ष पेट्रोल कार जो भी है एक्सलेंट कंडीशन में है, पॉल्यूटेंट्स नहीं निकल रहा है, फिर भी उसको स्क्रैप कर देंगे। इस पे कोई चुप कैसे? जबकि आई डोंट ऑन अ कार, मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता इससे लेकिन एक जर्नलिस्ट के तौर पे मुझे फर्क पड़ता है। इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात होती है, उसमें भी सरकार कभी भी पूरी सत्यनिष्ठा के साथ पूरी बात नहीं रख रही है कि भाई गडकरी जी के सुपुत्रों का क्या इथेनॉल बनाने का कंपनी है या नहीं है, उनका अपना कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। ऐसी और भी चीजें होती हैं जहाँ पे कई बार लगता है कि इस पे और इंटेंसिटी से लिखूं, फिर लगने लगता है कि यार यही लोग हैं जिसके कारण मैं इस स्थिति में पत्रकारिता कर पा रहा हूँ। डोंट बाइट द हैंड दैट फीड्स यू, नॉट दैट कि दे आर फंडिंग मी, बट उन्होंने वातावरण ऐसा बना के दिया है कि मैं आपको होस्ट कर रहा हूँ, हम एक सिक्योर स्पेस में बात कर रहे हैं। आई नीड नॉट वरी अबाउट कर्नाटक पुलिस और दिस पुलिस एंड दैट पुलिस। तो उस कारण से कई बार रुकना पड़ता है। आप एक बहुत ही एक एक्टिव जर्नलिस्ट, एक्टिविस्ट, पॉलिटिकल आपके जो पर्सपेक्टिव्स हैं वो भी बहुत शार्प रहे हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या कारण रहा 2024 में भाजपा जो कि एक नारा बड़े जोर शोर से लगा रही थी अब की बार 400 पार, लेकिन सिकुड़ के रह गई 240 पे, इसका क्या वजह क्या थी, क्या कारण था? हालांकि मोदी जी ने तो काम बहुत किया था, है ना, पूरे राष्ट्र व्यापक रूप में उन्होंने बहुत काम किया। क्या कारण क्या थे इसके और कैसे अवॉइड हो सकता था? Pratyam is about dedicating to revive our rich cultural heritage, the essence of Bharat. We are bringing to life the echoes of our glorious past. We need organizations like Pratyam. It is old as well as the new rise. प्राच्यम हिंदू के गौरव की गाथा गाता है। 60 साल में हमने जो खोया विरासत के रूप में, संस्कृति के रूप में, उसको वापस लाने का काम कर रहे हैं। Our mission goes beyond creating content. We are sparking a cultural renaissance. प्राच्यम एक उत्तिष्ठत का नाद है। हिंदू समाज को जोड़ने के लिए और सच्चाई दिखाने का काम प्राच्यम द्वारा हो रहा है। कई दशकों की एक आवश्यकता को प्राच्यम पूरा कर रहा है। प्राच्यम is putting out as an urgent civilization imperative. गुलामी की मानसिकता अगर कहीं पर भी अंदर धसी हुई हो ना, उसको उखाड़ फेंकने का काम प्राच्यम का कंटेंट करता है। Launching the world's first Hindu OTT platform is just the beginning. We have much more to achieve.
पूरा जन जन सत्य से, तथ्य से और यथार्थ से परिचित होगा। आपका ये प्रयत्न ईश्वर की आराधना ही है। काउंटर नैरेटिव का आंदोलन आरंभ हो चुका है। Pratyam is doing an excellent job to give you knowledge which you don't get in school. I absolutely love it. I'm very happy to be a part of the Pratyam family. I extend my best wishes to you and your entire team. एक बहुत बड़ी सनातन की सेवा हो रही है, उसके लिए मैं हृदय से प्राच्यम का अभिनंदन करता हूँ। Your support can turn this vision into reality. Pratyam. Pratyam is doing a very good job. We Sanatanis need Pratyam. People are going back to their roots. It's important for our country. Arm yourself with the knowledge. It's almost like a movement. This is a visionary endeavor. प्राच्यम को सफलता के लिए साधुवाद। Amazing job. Strongly recommend do your contribution. Support them, subscribe them. By donating to Pratyam, you are just not giving. You are investing in our culture, our future, and our children. Reaching out to the people with the results of the research, I wish them all the very best. Join us on this journey. Donate today and become part of a timeless legacy.